आज हम लोग शुरू करेंगे मोनोकॉट लीफ। अभी भी एडजस्टमेंट चल रहा है, जल्दी अपनी जगह पे जाइए। सर यहीं पे जगह, वो भी यहीं पे बैठेगी। बातें नहीं करना है। गर्मी में थोड़ा ठंडा लगेगा। मोनोकॉट लीफ का दूसरा नाम आइसो बायलैटरल लीफ। मोनोकॉट लीफ का दूसरा नाम आइसो बायलैटरल लीफ। सॉरी, हाँ ठीक तो था। आइसो बायलैटरल, ठीक है। दोनों साइड इसका सिमिलर, यानी इसका एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेसेस इमैटेरियल। इमैटेरियल मतलब प्रॉपर्ली नॉन डिस्टिंग्विशेबल। तो इनका जो एपिडर्मिस हम लोग बनाएंगे, क्या दोनों पे यानी एबैक्सियल और एडेक्सियल सरफेस पे क्यूटिकल दिखाएंगे? यस सर। नहीं दिखाएंगे। किसी पे नहीं। कितना कॉन्फिडेंस। क्या दोनों सरफेस पे स्टोमाटा दिखाएंगे? यस सर। हाँ दिखाएंगे। स्टोमाटा कैसे दिखाएंगे? एक और खास बात है इसमें जो है, जो मेसोफिल टिश्यू होता है, मेसोफिल टिश्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राउंड टिश्यू को। इसका मेसोफिल टिश्यू लेकिन दो टाइप का नहीं होगा, ये सिंगल टाइप का होगा और सभी पैलिसेड जैसे ही दिखेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स होंगे। पैलिसेड पैरेन्काइमा याद है ना कल के क्लास का? तो उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स होते हैं, लंबे लंबे, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने के कारण इंटरसेलुलर स्पेस उसमें कम रहता है। और नीचे वाले लेयर के सेल्स क्या होते थे? स्फेरिकल लगते थे, ऑलमोस्ट पॉलीगोनल। उनको हम लोग क्या कहते थे? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसमें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं, ठीक है। तो सभी लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स होंगे। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें कंपैरेटिवली कम होगा, एब्सेंट होगा ऐसा नहीं होगा, कम होगा। ठीक है। अब इसी में वैस्कुलर मंडल के लिए हम लोग को जगह बनाना है। फ्लोएम, इधर जाइलम, ये हो गया मेसोफिल टिश्यू, जो कि जीटी यानी ग्राउंड टिश्यू है। ये हो गया स्टोमाटा, ये भी हो गया स्टोमाटा, ये हो गया एपिडर्मिस, तो ये भी एपिडर्मिस। फिगर एनाटॉमी of a monocot leaf.
ये है एनाटॉमी ऑफ ए मोनोकॉट लीफ। पूरा कीजिए पहले। एक्सप्लेनेशन देखिए हर एक के बारे में डिस्क्रिप्शन। एपिडर्मिस जो छूटा है थोड़ा सा रुक जाइए, बना लीजिएगा। एपिडर्मिस सेल्स कैसे होंगे? पैरेनकाइमेटस। सीरियल नंबर 2 शेप लॉन्गिट्यूडिनल, intercellular space absent or negligible, cuticle absent, stomata present on both the epidermis layers। एपिडर्मिस दोनों, अब हम गुस्सा हो जाएंगे, बोल देते हैं एपिडर्मिस दोनों सरफेस पे, दोनों लेयर ऑफ एपिडर्मिस पे, आई मीन दोनों एपिडर्मिस के लेयर पे स्टोमाटा पाए जाएंगे। रीजन क्या है? दोनों ही जगह पे क्यूटिकल एब्सेंट है। और इसको जो क्यूटिकल नहीं रखा हुआ है इसने, उसकी कमी को ये पूरा कैसे करता है? इसके पास पल्विनस सेल्स होते हैं और ये पल्विनस सेल्स आपको मिलेंगे किस तरफ? सॉरी पल्विनस नहीं, बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स रखते हैं और ये मिलेंगे आपको रूट, ये लीफ बेस के पास, जो इन द अर्ली मॉर्निंग एंड टुवर्ड्स इवनिंग टाइम वाटर एक्वायर करता है और ये टर्जिट हो जाता है, फैल जाता है, जिससे क्या होता है? लीफ स्ट्रेट रहता है। और जैसे जैसे सनलाइट ब्राइट हो जाता है ना, स्कॉर्चिंग सनलाइट होने लगते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? पल्विनस सेल्स अपना, सॉरी बुलिफॉर्म सेल्स अपना वाटर रिलीज करता रहता है और धीरे धीरे ये पचक जाते हैं, ये फ्लैसिड हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होगा? लीफ कर्ल कर जाता है, घूम जाता है। तो क्या होगा? बहुत ही कम सरफेस डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहता है, इसलिए क्या होता है? इसका इवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर मिनिमाइज होता है। तो दोपहर के समय अपने स्टोमाटा को छुपाता है कैसे? कर्लिंग करके। और फिर शाम या सुबह के समय ये अपने बुलिफॉर्म सेल्स को स्वेल करके लीफ को तान देते हैं। दिस इज हाउ दे हैव एन apparatus कर सकते हैं, या ये मेथड है जो कि क्यूटिकल के एब्सेंस से होने वाले नुकसान को ये कंपनसेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद इसमें हम लोग जोड़ेंगे। लिखिए एट द लीफ बेस, एट द लीफ बेस, पैरा चेंज करके, एट द लीफ बेस देयर आर certain CERTIN, there are certain cells called BULLIFORN, buliform cells, called buliform cells, full stop. They acquire water during morning and evening time, when the sunlight is
when the sunlight is not very intense. When the sunlight is not very intense. Full stop. Therefore, the lamina of the leaf, lamina समझ रहे हैं ना उसका जो चौड़ा भाग है उसका. Therefore, the lamina of the leaf expands during this period. THIS during this period. Full stop. During this period. Full stop. पैरा चेंज कर लीजिए. In afternoon, when the sunlight is very intense, in the afternoon when the sunlight is very intense, these bulliform cells release water. These bulliform cells release water and become flaccid. FLACCID. Flaccid यानी पचकजन. और यही आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. टर्जिड मतलब होता है फैल जाना. फ्लैसिड यानी पचक जाना, टर्जिड यानी फैल जाना. फ्लैसिड को टर्जिड यानी फैल जाना. वाटर एक्वायर करेगा तो फैल जाएगा. नहीं, बिकम फ्लैसिड ओनली. शुरू में हुआ था मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम. इससे वाटर एक्वायर नहीं. यहीं पे आपको बता दी कि टर्जिड भी एक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, ब्रैकेट में रखिएगा. बिकम फ्लैसिड. फुल स्टॉप. सो फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा. सो द लैमिना ऑफ द लीफ. So the lamina of the leaf curls, 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 घूम जाते हैं. So the lamina of the leaf curls and hides, HIDS, hides यानी छुपा लेते हैं. एक और हाइड होता है HID. हाइड मतलब वो वाला हाइड मतलब स्किन. तो मरे हुए जानवर का जो स्किन निकाला जाता है उसको कहते हैं हाइड. HIDS hides the stomata. Hides the stomata. Full stop. Therefore they prevent the loss of water. Therefore they prevent the loss of water during afternoon by this arrangement. फिर पैरा चेंज कीजिएगा. Hence cuticle absence is compensated. COMPENSATED. compensate करना, भरपाई करना. Hence cuticle absence, ABSENC. Hence cuticle absence is compensated.
Hence cuticle absence is compensated. अब आएंगे हम लोग इसके ग्राउंड टिश्यू पे। अच्छा, इससे पहले कि ग्राउंड टिश्यू की ओर जाएं, कौन हमको समझा सकता है कि ये बुलिफॉर्म सेल्स टर्जिड और फ्लैसिड कैसे होंगे? आप तो कह सकते हैं टर्जिड होना, फ्लैसिड होना, क्योंकि बता चुके हैं। ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या ऐसा करते होंगे, किस मैकेनिज्म से टर्जिड हो जाते हैं और किस मैकेनिज्म से फ्लैसिड हो जाते हैं? यानी ऐसा क्या करता होगा, इसके अंदर वाटर एंटर कर जाता है, वाटर एग्जिट कर जाता है, क्या करता होगा जरा? किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन? बेटा बुलिफॉर्म सेल के बारे में बोले हैं, गार्ड सेल यहाँ कहाँ से आ गया? ये है कहाँ पे? लीफ बेस पे। ध्यान से सोचिए, सेल ऐसा क्या करेगा कि वाटर एक्वायर करने लगेगा, सेल ऐसा क्या करेगा, वाटर रिलीज करने लगेगा। तो जो बोल रहे थे कि ऑस्मोसिस के द्वारा ये वाटर एंटर करा सकता है और ऑस्मोसिस के द्वारा ये वाटर एग्जिट करा सकता है। तो अंदर के तरफ जो वाटर आएगा इसको कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, बाहर जाएगा तो एक्सोऑस्मोसिस। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आएगा, हाउ इट कैन डू, कैसे कर सकता है एंडोऑस्मोसिस और कैसे कर पाता है एक्सोऑस्मोसिस? हाँ, वो भी करेगा, यानी कहीं ना कहीं सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा और कहीं ना कहीं घट रहा होगा। तो लगे हाथ ये बता दीजिए, एंडोऑस्मोसिस के समय किधर का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? एंडोऑस्मोसिस के समय किधर का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? सेल के बाहर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। एक का कहना है, बाकी सहमत है तो हाँ, नहीं सहमत है तो ना। सेल के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा। दूसरा है, ऑफ कोर्स जिधर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा इंप्यूरिटी उधर ज्यादा होगा। वाटर का मूवमेंट होता है हायर इंप्यूरिटी टू लोअर, सॉरी हायर प्यूरिटी टू लोअर प्यूरिटी। अगर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ गया, इंप्यूरिटी लेवल बढ़ गया, तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर आएगा। और जब एक्सोऑस्मोसिस करना होगा, वो सॉल्यूट को बाहर निकाल रहा होगा, तो बाहर की तरफ प्यूरिटी कम, अंदर के तरफ सेल के अंदर की तरफ प्यूरिटी ज्यादा, इसलिए वाटर का फ्लो अंदर से बाहर। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या होगा, किनको ये अंदर ले आएगा, किनको ये बाहर ले जाएगा, जिससे वाटर अंदर आए और बाहर जाए? वो होंगे मिनरल्स, आयंस। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है जिस तरफ आयंस या मिनरल्स जा रहे हैं वाटर भी उधर ही खींचा आ रहा है, लग रहा है ना? तो इसलिए डायरेक्टली याद रखिएगा, जब इसको टर्जिड होना होगा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब इसे फ्लैसिड होना होगा मिनरल्स रिलीज कर देगा। समझ गए? अभी कैसा करेगा, इसके पीछे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म उतना हम लोग नहीं जानते, बस इतना हम लोग जान के रखते हैं अपने 11th और 12th के लेवल में कि फ्लैसिडिटी और टर्जिडिटी होता है ये आयंस को एंटर कराने, एग्जिट कराने के लिए। जिस तरफ वो आयंस का फ्लो कराएगा उसी तरफ वाटर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग को देखना है, ये तो कंपनसेशन हो गया क्यूटिकल नहीं होने का। अब आगे हम लोग को देखना है अगला पोर्शन, वो है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में देखिए तो इनके ग्राउंड टिश्यू को चाहे मोनोकॉट लीफ हो चाहे डाइकॉट लीफ हो, इनके लिए एक ही टर्म यूज होता है, वो है मेसोफिल टिश्यू, है ना? और मेसोफिल टिश्यू के सेल्स का एक दूसरा नाम है क्लोरेनकाइमा। भाई पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं, क्लोरोफिल काफी ज्यादा है तभी तो ग्रीन दिख रहा है। क्यों क्लोरोफिल ज्यादा है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अधिक है। द cells are
फॉर्मिंग द टिश्यू जिसे कहते हैं मेसोफिल टिश्यू। फिर क्या होगा? पैरेनकाइमेटस, lots of chloroplast present, so the chlorophyll, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे तो क्लोरोफिल भी अधिक हो जाएगा। Hence ग्रीन इन कलर, और साथ ही जोड़ दीजिए एज इन द डाइकॉट ग्राउंड टिश्यू। डाइकॉट के भी ग्राउंड टिश्यू जो है वो पैरेनकाइमेटस इन नेचर होंगे, ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट रखा होगा इसलिए वो भी ग्रीन नजर आते हैं। सीरियल नंबर 4, देयर इज only one type of mesophyll cells and all are palisade type. Spongy type is absent. स्पॉन्जी टाइप क्या होंगे? इसीलिए इनमें नहीं होंगे, एब्सेंट। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। अब आइए देखें इसका वैस्कुलर बंडल। ये बता चुके थे, लीफ हो चाहे डाइकॉट हो मोनोकॉट, दोनों में ही कैसा होता है? कॉन्जॉइंट। और क्या होगा? क्लोज। और एंडार्क जाइलम। इतना ही है। ये हो चुका, मिटा दे। डायग्राम किसी का नहीं छूटा? ये भी हो गया। बताइए तो स्टेम में जो हम लोग को कैम्बियम दिख रहा था वो वैस्कुलर बंडल को किस स्टेज पे पहुंचा रहा था? कंजॉइंट एंड ओपन या क्लोज? डाइकॉट वाले की बात कर रहे हैं। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम दिखता है, वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम दिख रहा है डाइकॉट स्टेम में, तो कैसा अरेंजमेंट है? कंजॉइंट एंड क्लोज की ओपन? ओपन।
डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल कैसा होता है? कॉन्जॉइंट एंड ओपन। एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, अगर ये बता दीजिए तो ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं? स्क्लेरेनकाइमा। वाइफ ऑफ कौन है स्क्लेरेनकाइमा? वाह वाह। यही पढ़ा है, इसीलिए जब सुना कि चैप्टर अब खत्म होने पर है तो सबका खुशी एकदम झलक झलक के बाहर आ गया। वाह ध्यान से। इस तरफ क्या होगा? P फॉर फ्लेम, और आगे की तरफ जाइलम। यहाँ पे कैम्बियम। और कैसा कैम्बियम? वैस्कुलर कैम्बियम। अब दोबारा एक चीज बताइए, क्या वैस्कुलर कैम्बियम जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये मेरिस्टेमेटिक होगा? मेरिस्टेमेटिक होगा या नहीं? यस, मेरिस्टेमेटिक होगा। अब दूसरा सवाल, प्राइमरी और सेकेंडरी? सेकेंडरी। एक बोला सेकेंडरी, एक बोला प्राइमरी। प्राइमरी तो सेकेंडरी में पढ़े थे। लेकिन ये वैस्कुलर कैम्बियम जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है प्राइमरी ग्रोथ से ही दौरान, ठीक है? इसीलिए ये प्राइमरी पर एक्शन नहीं करता, एक्टिव नहीं रहता, पैसिव रहता, चुपचाप पड़ा हुआ। तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इंट्राफेसिकुलर, ये एक फेसिक्यूल है। ये जो बंडल है ना, इस बंडल को 1 FASCICULE फेसिक्यूल कर, झुंड, बंच, ठीक है? बंच के अंदर, झुंड के अंदर जो कैम्बियम है इसको कह रहे हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। आई बात समझ में? ये कैसा कैम्बियम है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। द कैम्बियम लिखिएगा प्रेजेंट, अच्छा अभी नहीं, प्रेजेंट इन बिटवीन द xylem and phloem in the dicot stem is intrafascicular cambium and is primary meristem। ये पहले से बने हुए, बाद में नहीं बने, ठीक है? इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे और इस कैम्बियम का नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो जब इंट्रा है इसका मतलब इंटर भी होता होगा, और इंटर दिख रहा है अभी? ये नहीं दिख रहा। और फिर से आपको याद दिलाएं, बीच में कुछ पैरेन्काइमा के सेल्स रहते थे और एक विशेष प्रकार का टिश्यू फॉर्म करते थे। इनका नाम बता दीजिएगा। डायगोनल रहते थे, अब तो बता दीजिएगा। अब तो पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिए? याद आ गया? मेडुलरी रेस,
ये मेडुलरी रेस कैसे सेल्स हैं? पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ये मेडुलरी रेस पैरेन्काइमा के सेल्स ये मॉडिफाई करेंगे। ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं तो ये परमानेंट टिश्यू है ना, ये परमानेंट टिश्यू है। ये वापस जाएंगे किसमें? मेरिस्टेम वाले टाइम में। मेरिस्टेमेटिक becomes again मेरिस्टेमेटिक। ये मेरिस्टेमेटिक जब बनेंगे तब देखिए तो इसके साथ यहाँ पे एक नया मेरिस्टेम बन जाएगा, इसके साथ इधर नया मेरिस्टेम आ जाएगा, और ये वाला जो मेरिस्टेम बनेगा इस मेरिस्टेम का नाम होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, या ज्यादा बेहतर होगा इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर बंडल को बनाने वाले हैं, वैस्कुलर बंडल के बीच में आ रहे हैं ये एक बंडल एक फैसिकुल, ये दूसरा बंडल दूसरा फैसिक्यूल, ये तीसरा ये चौथा, दो फैसिक्यूल के बीच में आ रहा है ना। इसीलिए अब जो बनेगा कैम्बियम उसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, और ये इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम ये होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि परमानेंट टिश्यू बदल रहा है अपने आप को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसीलिए। समझे? और बिकम्स अगेन जो लिखे हैं फिर से बने हैं, इसके लिए एक टर्म यूज होता है और ये टर्म है डी डिफरेंशिएशन। इसके लिए टर्म है डी डिफरेंशिएशन। तो आप पूछिएगा डिफरेंशिएशन पता होगा तब तो डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो देखिए डी मतलब नॉट, एब्सेंट, अगेंस्ट, जितने भी नकारात्मक वर्ड है उनके लिए डी। डी एस्केलेशन, एस्केलेशन आगे बढ़ना, डी एस्केलेशन पीछे आ जाना, ठीक है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो गया वापस अपनी जगह आ गया, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, तो ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करने का मतलब अलग हो गया, दूसरा कुछ बन जाए, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएट कर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदल गया, क्या हो गया? ये डिफरेंशिएशन। और परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल गया, डी डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये टर्म डी डिफरेंशिएशन क्यों है? ये इसलिए, ये समझाने के लिए कि जो अलग हो चुका है वो पहले जैसा फिर से बन रहा है, तो डी डिफरेंशिएशन है ना, इसीलिए इसको डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट करते हैं बाय डी डिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है बाय डी डिफरेंशिएशन। क्लियर? और इनको ये जो बने मेरिस्टेमेटिक, नाउ this is interfascicular cambium। अब ये interfascicular cambium, this is secondary मेरिस्टेम। और एक बार भाई साहब सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गए, यानी सेकेंडरी वैस्कुलर मेरिस्टेम बन गए, वैस्कुलर बंडल बनाएगा। तो आप जरा बता दीजिए जाइलम किधर बनाएगा, फ्लोएम किधर बनाएगा? जाइलम बाहर के तरफ के अंदर के तरफ? जाइलम अंदर के तरफ, फ्लोएम बाहर के तरफ। अब देखिए
जाइलम ऑलरेडी अंदर है, तो उसके ऊपर ही बनेगा नया वाला जाइलम। तो पुराने वाले जाइलम पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। जितना उसमें दबाव पड़ेगा वो और पचकने लगेगा। अगर उसमें लिविंग सेल्स होंगे जो पैरेन्काइमा होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा, वो मर जाएंगे क्योंकि प्रेशर में वो नहीं जीगा, क्योंकि लगातार नए जाइलम आ रहे हैं। और अंदर के तरफ जब ये फैल रहा है, बन रहा है, बाहर के तरफ भी तो दबाव लगाएगा। तो फ्लोएम पचकेगा कि नहीं, फ्लोएम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं। फ्लोएम सभी के सभी कैसे होते हैं, लिविंग एक प्रकार का है, फ्लोएम फाइबर वो है डेड। तो वही बच जाएगा, तीनों लिविंग मर जाएंगे, तो फ्लोएम खत्म हो जाएगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। फूड मटेरियल कैसा आएगा, नया फ्लोएम बनाना पड़ेगा। अब की बार जो फ्लोएम बनेगा वो कैसा बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम किस तरह बनेंगे, बाहर। तो आपको वैस्कुलर कैम्बियम, यानी ये जो अब नया वैस्कुलर बंडल बना के दे रहा है वैस्कुलर कैम्बियम, इससे जो मिलेगा वैस्कुलर बंडल, उसमें जाइलम शुरू से लेकर आखिर तक जितने बने सब रहेंगे, और फ्लोएम केवल और केवल नए जो बने हैं वही रहेंगे। पुराने वाले स्लॉटर हो जाएंगे, कट के मर जाएंगे, प्रेशर के कारण वो डेड हो जाएंगे। केवल नए वाले जो फ्लोएम है वही जीवेंगे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, यहाँ तक डाउन। फिर से बोलिए। अब इसके साथ आप लोग को क्वेश्चन का तोहफा मिलेगा। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब in brief how the primary how the cambium ring is formed in the dicot stain। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, why we call the interfascicular cambium in dicot stem as secondary meristem। इसी में is there any cambium in dicot stem as primary meristem? Why it is so? क्या कोई डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम है जो प्राइमरी मेरिस्टेम है? अगर है तो ऐसा क्यों? ये दो क्वेश्चन, इसका आंसर